Hello and welcome. This is lecture number 19. In this lecture we will discuss on memory. As we know that memory is a very essential for a computer. Without memory we can't do anything in computer. Memory in a computer system is required for storage and subsequent retrieval of the instruction and data. तो मेमोरी का यूज़ हम कंप्यूटर सिस्टम में तभी करते हैं जब हमें कुछ भी डेटा रिट्रीव करना हो या डेटा स्टोर करना हो, राइट। बिकॉज एग्जीक्यूशन के समय या तो हम डेटा स्टोर करेंगे या डेटा हम रिट्रीव करेंगे। एग्जीक्यूशन के समय हम डेटा को या तो रिट्रीव करेंगे या तो हम एक्सेस करेंगे या स्टोर करेंगे। इन सभी काम के लिए हमें टेम्पररी मेमोरी चाहिए। सो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डिवाइसेस को जब डेटा स्टोर करना होता है या डेटा को एक्सेस करना होता है, राइट, तब हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिस इज व्हाट एक्चुअली नीड ऑफ मेमोरी। सो वी कैन से सिंपली a memory in a computer system is required for storage and subsequent retrieval of the instruction and data. A computer uses variety of devices for storing these instruction and data which is required for its operations. So कंप्यूटर के पास कई सारे ऐसे variety of devices हैं जो instruction और data को store करती है। Storing of data may be into different categories, like suppose यदि हमें permanently data store करना हो, so we can use different kind of devices. You can say it is a mechanical devices like hard disk, CD, DVD, right. प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को हम टेम्पररी भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा को हम टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। सो फॉर स्टोरिंग इन अ टेम्पररी मैनर we use mostly primary memory, right. So let's write it what is actually memory, then we will go further. The storage devices along with the algorithm or information on how to control and manage these storage devices constitute the memory system of a computer. So कोई भी डिवाइस हो, चाहे रैम हो, प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, इनका वर्किंग कॉन्सेप्ट एक एल्गोरिथम होती है जो ये शो करती है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से कंट्रोल होगी और मैनेज होगी, राइट। यहाँ पे कंट्रोल और मैनेज का मतलब ये है कि डिवाइस का आर्किटेक्चर के बेस पर, उसका स्ट्रक्चर के बेस पर डिसाइड होगा कि उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी। वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक द स्टोरेज डिवाइसेस along with the algorithm or information on how to control and manage these storage devices constitute the memory system of a computer. यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज़ करे हैं कंप्यूटर के डिवाइसेस के लिए, कंट्रोल एंड मैनेज। इसका मतलब ये है कि कोई भी डिवाइसेस का स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर डिसाइड करेगा कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम हार्ड डिस्क की बात करें तो कोई भी सेकेंडरी डिवाइसेस लाइक सीडी हो, हार्ड डिस्क हो, डीवीडी हो, इनका डेटा को स्टोर करने का जो मैकेनिज़म्स होता है वो होता है मैग्नेटिज़म्स, राइट। एक थिन लेयर होती है मैग्नेटिज़म्स की और मैग्नेटिक स्पॉट के फॉर्म में उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, राइट। तो वहाँ पे मैग्नेटिक स्पॉट उसको कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन को। और यदि हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर होने का कॉन्सेप्ट वोल्टेज है, करेंट है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। सेकेंडरी डिवाइसेस जो कि हार्ड डिस्क है, सीडी है या डीवीडी है, इनका जो मैकेनिज़म्स है वो मैग्नेटिज़म्स है। और जो प्राइमरी मेमोरी है और रैम या रोम, इनका जो मैकेनिज़म्स है इसमें डेटा स्टोर होने का, वो है करेंट, वोल्टेज सप्लाई,
तो जहाँ वोल्टेज होगा, जहाँ करंट होगा, जिस शेल में करंट होगा वहाँ इन्फॉर्मेशन होगी, जिस शेल में करंट सप्लाई नहीं होगा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट इज़ द रीज़न कि यदि हम प्राइमरी मेमोरी से पावर कट ऑफ कर दें या सिंपल कंप्यूटर सिस्टम से पावर कट ऑफ कर दें तो डेटा लॉस हो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में पावर कट ऑफ होने पर भी इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है, राइट, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन मैग्नेटिज्म्स के फॉर्म में स्टोर होता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन करंट या वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर होता है। इसीलिए रैम डिवाइसेस या रोम डिवाइसेस जो कि प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है, इन्हें हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं, और जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं उनको हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। सो storage devices along with the algorithm or information on how to control and manage these storage devices constitute the memory system of a computer, right? Basic objectives of a memory system is to provide fast uninterrupted access by the processor to the memory such that the processor can operate at the speed it is expected to work, right? What I mean to say that द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी इज़ कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस उनके साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो उतनी ही इफ़िशेंटली काम कर पाए जितना इफ़िशेंटली प्रोसेसर काम करता है, राइट? हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल दैट प्रोसेसर हैज़ अ गीगाहर्ट्ज़ इन स्पीड। प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड होती है, और कीबोर्ड या माउस या कोई भी इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस इस स्पीड के साथ काम नहीं कर पाते हैं। सो इनके स्पीड में बैलेंस बनाने के लिए हम मेमोरी यूज़ करते हैं। दैट इज़ द मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी, टू मेक द बैलेंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस एज पर द प्रोसेसिंग पावर ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, राइट? सो इनका हम कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक हम इनका स्पीडिंग बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग मेमोरी। ओके, so let's write it. Basic objective of a memory system is to provide fast uninterrupted access by the processor to the memory such that processor can operate at the speed it is expected to work, right? So the first terms we can consider as a definition of memory, and second term we can consider as a objective of memory. Why we need a memory, that is. Okay guys, so I hope you understand the memory, that is storage devices, किसी एल्गोरिथम पे काम करेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी और कंट्रोल और मैनेज वो डिवाइस करेगी जिसका नेचर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, राइट? और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी, हम प्रोसेसर की स्पीड और इनपुट आउटपुट स्पीड के बीच में थोड़ा बैलेंस बनाना चाहते हैं, इसलिए हम मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज रीज़न ये है कि मेमोरी की स्पीड, सॉरी इनपुट डिवाइसेस की स्पीड उतनी नहीं है जितनी प्रोसेसर एक्सपेक्ट करता है। तो एटलीस्ट उनकी एक्सपेक्टेशन को हम थोड़ा सा कंप्लीट कर पाएँ, थोड़ा सा बैलेंस कर पाएँ, इसलिए हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, राइट? टाइप्स ऑफ मेमोरी, types of memory, there are two basic types of memory, we all know very well. There are two basic types of memory. First is
primary memory, which is also known as main memory. And second one is secondary memory or auxiliary memory. So let's talk about some primary memory or main memory. Primary memory or internal memory is basic to all computer, we know very well. In the PC, primary memory is usually in the form of memory chips attached on a rectangular circuit board that can be plugged in special slots provided onto the motherboard. The main circuit board containing electronic component which is known as motherboard. So किसी भी कंप्यूटर में एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं. उस मदरबोर्ड में एक रेक्टेंगुलर सर्किट, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक चिप होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या रैम चिप कहते हैं. किसी भी कंप्यूटर में टेम्परेरी लेवल पे भी हमें किसी भी प्रोसेसिंग करना है, किसी डेटा को, इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना हो, रिट्रीवल करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, हमें प्राइमरी मेमोरी लगेगी. राइट. सो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी इंटरनल मेमोरी होती है, एक इंटरनल चिप होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड पर फिट होकर आती है. राइट. इसके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं. मदरबोर्ड यदि 4GB सपोर्टेड है तो 2 स्लॉट इसमें आपको मिलेंगे. एक स्लॉट में आप 2GB की प्राइमरी मेमोरी लगा सकते हैं, दूसरे स्लॉट में भी आप 2GB की प्राइमरी मेमोरी फिट कर सकते हैं. राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज और capacity supported by the motherboard, we can have n number of slots. मोस्टली मदरबोर्ड में 2 स्लॉट आपको प्राइमरी मेमोरी के मिलेंगे. राइट. सो लेट्स राइट इट. प्राइमरी मेमोरी or internal memory is basic to all computer. In personal computer, primary memory is usually in the form of memory chips attached on rectangular circuit board that can be plugged in special slots provided on the motherboard. That is primary memory. And the important thing about the primary memory, again we can classify it into different categories like static RAM and dynamic RAM. RAM stand for random access memory. Static, that means किसी भी रैम को या रैंडम एक्सेस मेमोरी को यदि हम डिज़ाइन करना चाहें तो मैन्युफैक्चरर कंपनी जो इस रैम चिप को डिज़ाइन करेगी, यदि इसके डिज़ाइनिंग में वो कैपेसिटर्स uses for designing SRAM एंड डायनेमिक रैम के डिज़ाइनिंग में रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड capacitors. These are electronic equipment used to design dynamic RAM. Okay. The second is secondary memory or auxiliary memory.
So auxiliary memory, also known as secondary memory, is a high speed memory that is in the large mainframe or supercomputer and is not addressable directly by the central processing unit and is connected to the main memory by high speed data channel. So पर्पस जो सेकेंडरी मेमोरी का है, फर्स्ट पर्पस दैट इज़ यदि किसी यूज़र को लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करना है, दैट इज़ दैट विल बी यूज्ड बाय द सेकेंडरी मेमोरी, राइट। दूसरी बात, कनेक्शन के लिए सेकेंडरी मेमोरी कभी भी प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी। सो ऑक्सिलरी मेमोरी, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानी जाती है, एक हाई स्पीड मेमोरी है जो कि मेन फ्रेम या किसी भी सुपर कंप्यूटर में या किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में कनेक्टेड होती है और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी। बट हाँ, ये प्राइमरी मेमोरी से हाई स्पीड चैनल या हाई स्पीड बसेस के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। ओके, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होगी, काफ़ी स्पीड से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, बट प्रोसेसर डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से कांटेक्ट नहीं करेगा कभी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए या स्टोर करने के लिए। लेट्स राइट इट। ऑक्सिलरी memory, also known as secondary memory, is high speed memory that is in a large mainframe or supercomputer and is not addressable directly by the CPU unit and is connected to main memory by high speed data channel, right? Here data channel, high speed data channel means I am talking about the bus system of computer system. There is 3 bus system in a computer bus system. First is data bus, which carries the data, address bus, which carries address of the data, and third is control bus, which manage both. So data bus, address bus and control bus, that is being known as high speed data channel and CPU unit and is connected to the main memory. So supercomputer and is not addressable directly by the CPU unit and is connected secondary memory, especially connected to the main memory with high speed data channel. And the high speed data channel I'm talking about the bus system, which consists from 3 different bus: data bus, address bus and control bus. Okay, these devices can store massive amount of data. As we know that सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड ऑक्सिलरी मेमोरी बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा स्टोर कर सकती है and this memory is non volatile but slower in speed than the main memory. Of course इसका स्पीड यदि हम कंपेयर करें प्राइमरी मेमोरी से तो इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में छोटी कम होगी और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब यदि डेटा यदि हम पावर कट ऑफ कर दें तो भी हमारा डेटा सेव रहेगा क्योंकि इसको डेटा स्टोर करने की मैकेनिज़म्स इसके अलग है। ये मैग्नेटिक स्पॉट के फॉर्म में डेटा स्टोर करती है और एक बार मैग्नेटिक स्पॉट बन गए तो उनका करंट या वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं, इट डजंट रिक्वायर, राइट। सो लेट्स राइट इट। दीज डिवाइसेस कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, that is speciality of secondary memory, and this memory is
also known as non-volatile but slower in speed than main memory. Right. And the important characteristics of any device are its access mode, access time, transfer rate, capacity and cost. So we can characterized with these features कि डिस्क इफ़िशेंट है या सीडी इफ़िशेंट है या डीवीडी इफ़िशेंट है. किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम किन पैरामीटर पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स of any device are its first their access time, access mode, access time, transfer rate, capacity and cost. These are the parameter जो हर डिवाइसेस का अलग अलग होगा. सभी डिवाइस का एक्सेस मोड अलग होगा, सभी सेकेंडरी डिवाइस का एक्सेस टाइम अलग होगा, एक्सेस कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, उसका ट्रांसफ़र रेट, कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी और कॉस्ट. सो किसी भी डिवाइसेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन 5 पैरामीटर के बेस पर. राइट. एक्सेस मोड should be fast, access time should be fast, transfer rate should be very huge, capacity should be large and cost should be very low. Right? हमें कॉस्ट कम होनी चाहिए हमेशा डिस्क की. Right? That is about the secondary storage devices. Now let's talk about memory management. So memory management is required. Now we got the point what is memory, why it is required. Now how we assign a memory to a process or a program. Right. So we need a memory management. The organization and management of main memory or primary memory or real memory we can say of a computer system has been one of the most important factor influencing operating system design. Memory management is the act of managing computer memory. In its simpler form, this involves providing ways to allocate portions of the memory to program at their request and freeing it for reuse when no longer needed. The management of main memory is critical to the computer system. The basic objective of the memory system is to provide fast uninterrupted access by the processor to the memory such that processor can operate at the speed it is expected to work. कि लास्ट टाइम हम इस लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है. राइट. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सीपीयू कई सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है बट उसी स्पीड से इनपुट डिवाइसेस उसे इनपुट सप्लाई नहीं कर सकती, डेटा सप्लाई नहीं कर सकती. तो इनके बीच में इनकी स्पीड में जो मिसमैच है, जो बहुत बड़ा मिसमैच है, अनबैलेंस्ड है, उसे हम बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए हम बीच में मेमोरी यूज़ कर रहे हैं. सो मेमोरी मैनेजमेंट हर बार यूज़ होगा जब भी यूज़र कभी डेटा को पुट करे एग्जीक्यूशन के लिए. सो मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम का बहुत क्रिटिकल पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बिना प्राइमरी मेमोरी के कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो सकती, यूज़र का कोई भी डेटा टेम्परेरी या परमानेंटली कंप्यूटर सिस्टम में नहीं रह सकता.
मेमोरी मैनेजमेंट तब भी रिक्वायर्ड होगा यदि किसी यूज़र को किसी प्रोग्राम को मेमोरी प्रोवाइड करनी हो। किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने पर उसने जितने प्राइमरी मेमोरी का स्पेस या जितना भी रीजन एंगेज किया हुआ है वो रिलीज़ करे, जितना पोर्शन एलोकेटेड है उतना पोर्शन वो प्रोवाइड भी करे, रिलीज़ करे, और जहाँ से मेमोरी निकली थी वहीं पर जाकर वो स्टोर हो जाए। राइट। सो मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी मेमोरी है उसको मैनेज करने का ही एक तरीका है मेमोरी मैनेजमेंट। राइट। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने प्रोग्राम्स हम मेमोरी में रन करते हैं उन प्रोग्राम्स की जो भी मेमोरी रिक्वायर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पूल से उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है। रिलीज़ होने के बाद, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद उस प्रोसेस के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू मेमोरी को रिलीज़ करना चाहिए, और रिलीज़ होने के बाद वो मेमोरी जिस पूल से आई थी उस पूल में जाके सेट होनी चाहिए। दैट इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए करता है। राइट। अब यही सेम टास्क जो यूज़र के प्रोग्राम के लिए हो रहा है, सेम टास्क वो कर्नल के लिए भी करेगा, क्योंकि बिना कर्नल के किसी भी यूज़र का प्रोग्राम मैनेज नहीं हो पाता है। राइट। सो प्राइमरी मेमोरी में दो पोर्शन होते हैं, एक तो कर्नल एरिया, एक यूज़र एरिया। कर्नल एरिया में कर्नल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, यूज़र के एरिया में यूज़र की प्रोसेस एलोकेट होगी। राइट। सो लेट्स राइट इट। मेमोरी मैनेजमेंट memory management is the act of managing computer memory in its simpler forms. This involves providing ways to allocate portions of memory to programs at their request and freeing it for reuse when no longer needed. The management of main memory is critical to the computer system. The basic objective of a main memory is to provide fast, uninterrupted access by the processor to the memory such that the processor can operate at the speed it is expected to work. This is memory management. Okay, now based on the characteristic of memory, we can have two different parts. Like main memory is divided into two parts. First is known as resident monitor, and second is user area. Resident monitor means
It is an area of main memory which can be accessed by the user processes, and in this only operating system resides. So resident monitor एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स होगा। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी में एक ऐसा एरिया होता है जो किसी यूज़र प्रोसेस के थ्रू एक्सेस हो सकता है, बट मेनली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंगेज्ड होगा। राइट, सो रेसिडेंट मॉनिटर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड करता है। यूज़र एरिया ये मेन मेमोरी का वो पार्ट होगा जहाँ पर यूज़र की प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होगी। राइट, सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से रेसिडेंट मॉनिटर वेयर ओएस रिसाइड्स, जहाँ ओएस को मेमोरी में मिलती है वो रेसिडेंट मॉनिटर, एंड यूज़र एरिया वेयर यूजर्स प्रोसेसेस रिसाइड्स, जहाँ यूज़र की प्रोसेस रिसाइड करे, जहाँ यूज़र की प्रोसेस को मेमोरी मिले वो यूज़र एरिया, जहाँ कर्नल को या ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी मिले वो रेसिडेंट मॉनिटर। ओके, so in a multi-programming environment, user part of memory must be further subdivided to accommodate multiple processes. ठीक है, सो मल्टीपल प्रोसेस के समय या मल्टी प्रोग्रामिंग करते समय यूज़र के एरिया की जो मेमोरी है उनको फिर से हम डिवाइड करेंगे फर्दर अलग कंपोनेंट के अंदर, फर्दर डिवाइडेड हो जाएगी यूज़र एरिया की मेमोरी। राइट, दैट विल बी another topic we will discuss on later, but in the current system we can divide our main memory into parts. First resident monitor and second one is user area. Right, now what is the task of memory manager? So what it can do for user and kernel. So let's discuss. The part of operating system that manages the memory is called memory manager. Right? The part of operating system that manages the memory is called memory manager. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो मेमोरी को मैनेज करता है, मैनेज करने का मतलब किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना, एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस ने जितनी मेमोरी ली थी उतनी रिलीज़ करें। इसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट काम करता है उसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजर। ओके, अब इसकी क्या जॉब हो सकती है, मेमोरी मैनेजर क्या क्या करता है? its job is, let's discuss on some job of memory manager: to keep track of which parts of memory are in use and which parts are not in use. सो मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा पार्ट यूज़ नहीं हो रहा है, दैट विल बी टेक केयर बाय द मेमोरी मैनेजर। सेकेंड, एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेसेस, प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना है व्हेन दे नीड इट, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है फॉर्क सिस्टम कॉल के थ्रू, चाहे वो यूज़र प्रोसेस हो चाहे वो कर्नल प्रोसेस हो। At the time of creation of process should allocated a memory by the memory manager. So जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होती है उसे नीड होगी मेमोरी की, उसे उसी समय मेमोरी मिलनी चाहिए, दैट विल बी टेकन केयर बाय द मेमोरी मैनेजर। थर्ड job of memory manager is deallocate memory when they are done. जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दे तब उन मेमोरी को डीएलोकेट करना भी मेमोरी मैनेजर का काम होगा। सो
deallocate memory when they are done. Fourth is to manage the swapping between main memory and disk when main memory is not big enough to hold all process. मेमोरी उस समय भी यूज़फुल होगी जब हम प्राइमरी मेमोरी से बड़ा प्रोग्राम रन करने में इंटरेस्टेड है। उस केस में हमें प्राइमरी मेमोरी और डिस्क दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, इनके बीच में हमें डेटा को स्वैप करना होगा, क्योंकि यदि हम प्राइमरी मेमोरी से बड़ा प्रोग्राम या बड़ी जॉब रन करना चाहते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। उस समय हार्ड डिस्क का जितना रिमेनिंग स्पेस है हम स्वैपिंग करके ये काम कर सकते हैं, राइट। सो यदि हम एक ऐसी प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं जो प्राइमरी मेमोरी से बड़ी है, बिग है, और वो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइमरी मेमोरी इनफ नहीं है, तब हमें कुछ प्रोग्राम को स्वैप आउट करना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी से ताकि उसमें स्पेस बन जाए। तो स्वैपिंग का काम भी मेमोरी मैनेजर करेगा। स्वैपिंग दैट मीन्स टू मूव आउट, टू स्वैप आउट सम प्रोसेसेस रिसाइड्स इन अ प्राइमरी मेमोरी, और ज़रूरत पड़ने पर हार्ड डिस्क से प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी में भी लेकर आना। स्वैप आउट मीन्स प्राइमरी मेमोरी से डिस्क, स्वैप इन मीन्स डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी। तो ये 4 टास्क हैं। देयर आर 4 टास्क मैनेज बाय द memory manager. I hope you get my point. In the next lecture we will discuss on memory management requirements and various memory allocation techniques.